नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 71 of physics optional for UPSC CSE. And in this lecture number 71 we will discuss an important question which has not been asked in the previous years yet. ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इससे सिमिलर प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, ठीक है ना. So that's why I am discussing this one over here, ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है, रिजिड बॉडी बोल रहा है विच इज सिमेट्रिक अबाउट एन एक्सिस, ठीक है ना. कोई रिजिड बॉडी है वो सिमेट्रिक है किसी एक एक्सिस के अबाउट, ठीक है. मान लो ये मेरी रिजिड बॉडी है, ठीक है ना. इस एक्सिस के अबाउट ये मान लो सिमेट्रिक है, मान लो दोनों साइड सेम दिखती है, ठीक है ना. ठीक है, मान लो अभी के लिए, ठीक है. मान लो ये इधर से भी ऐसा है, ठीक है ना. ये जैसा इधर है वैसा ही इस साइड भी है, ऐसा मान लो अभी के लिए, ठीक है ना. हालांकि दिख नहीं रहा है फिगर में, लेकिन ऐसा है मान लो, ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में जो बॉडी है आपकी सिमेट्रिक अबाउट एन एक्सिस, ठीक है ना. अब ये इसी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट कोई होगा, उस पॉइंट पे ये बॉडी फिक्स्ड है, ठीक है ना. डिस्कस द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना. डिस्कस करना है हमें बॉडी का रोटेशनल मोशन, अज्यूम करते हुए कि जो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है सिवाय रिएक्शन फोर्स के, ठीक है ना. अज्यूम करना है कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है सिवाय इस काले पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स के, ठीक है ना. देखिए, आप कभी भी कोई बॉडी को, रिजिड बॉडी को मान लीजिए आप खूंटे से ये कर देते, ठीक है ना, अटैच कर देते. खूंटे से अटैच करके रिजिड बॉडी को मान लीजिए आप उस खूंटे के अबाउट इस रिजिड बॉडी को रोटेट करवाते हैं. कोई एक क्लैंप है उसके अबाउट, ठीक है ना. तो क्या होगा, डेफिनेटली सम रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस क्लैंप विल एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है ना. क्लैंप के द्वारा कोई बॉडी पे रिएक्शन फोर्स जरूर एक्ट करेगा, ठीक है ना. तो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मान लो आपकी बॉडी सिमेट्रिक है और ये पॉइंट है उस एक्सिस पे, और उस तो ऐसी स्थिति में इस पे जो है रिएक्शन फोर्स लगेगा क्लैंप द्वारा. तो मुझे बताना एक बात कॉमन सेंस लगा के कि क्या ये जो फोर्स है, क्या ये फोर्स टॉर्क क्रिएट करेगा. जवाब है ना, ये फोर्स टॉर्क क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है ना. क्योंकि आप जितना भी टॉर्क है जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होता है उस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क गिनते हैं कभी भी, ठीक है ना. और टॉर्क कैसे डिफाइंड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है एफ और आर का, ठीक है ना. आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना टॉर्क. तो अगर आप इसी पॉइंट के अबाउट, ये काले पॉइंट के अबाउट ही अगर आपका फोर्स है तो नेचुरली द आर वेक्टर विल बी जीरो, and so the cross product of R and F will be zero definitely, and so torque will be equal to zero in this case. Okay, so this is an example of which kind of motion, ठीक है ना. This is an example of torque free motion of a rigid body which we had studied in the previous classes, ठीक है ना. प्रीवियस क्लास में जो टॉर्क फ्री मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी पढ़ा था उसी का ये एग्जाम्पल है इसका मतलब, ठीक है ना. तो डिस्कस द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी assuming that there are no forces acting other than the reaction force at the fixed point, ठीक है ना. दे भी रखा है other than the reaction force at the fixed point, यानी कि जो क्लैंप पे आपने फिक्स किया है बॉडी को उस पे जो रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा, उसके अलावा और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा बॉडी पे, ये अज्यूम करते हुए आपको मोशन डिस्कस करना है, ठीक है ना. और वो बॉडी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है ना. सो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपका जो लट्टू होता था, जो बचपन में आप टॉप घुमाते थे, टॉप यानी कि लट्टू, ठीक है ना. लट्टू घुमाते थे तो हालांकि आजकल तो पबजी वाले हो गए हैं सब, लेकिन पहले के ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम लट्टू घुमाया करते थे, ठीक है ना. एक स्ट्रिंग लेते थे, एक ऐसा लट्टू होता था, ठीक है. आजकल तो सब पबजी वाले हो गए तो ये सारे गेम तो ख़त्म ही हो गए, ठीक है ना. देखो ये लट्टू है मान लो, ठीक है ना.
तो करते क्या थे, यहाँ ऐसी ऐसी धारियां होती थी, ठीक है, और यहाँ पे एक रस्सी फंसाते थे और इसको घुमाते थे, ठीक है ना। इसको घुमाते थे तो ये कुछ इस तरीके से घूमता था, ठीक है, टिल्टेड पोजीशन में घूमता था ये, ठीक है ना, ठीक है, ये टिल्टेड पोजीशन में घूमता था, ठीक है। ये देखो, ये इसी पॉइंट के अबाउट समझो मान लो घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसा रोटेशन करेगा, आपको समझ में आ रहा है ना। दिस विल रोटेट इन दिस वे, ठीक है ना, अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट कैसा रोटेट करेगा, ये प्लेन के बाहर आएगा, ठीक है ना। ये लट्टू, ये मतलब ये ऐसा घूमते हुए आपके मुंह के तरफ आएगा, ये यहाँ से घूमते हुए टिल्ट होते हुए आपके मुंह के तरफ आएगा, ठीक है। आपके मुंह के तरफ आएगा, फिर ये मोबाइल के प्लेन पे जाएगा, फिर मोबाइल के प्लेन के पीछे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर आपके मुंह के तरफ आएगा, मोबाइल की स्क्रीन को फोड़ता हुआ, फिर मोबाइल की स्क्रीन के प्लेन पे जाएगा, फिर उसके पीछे वाला सर्कल कंप्लीट करेगा। ऐसा सर्कुलर मोशन ये कर रहा है, समझ में आ रही है बात। सो क्लियरली ये जो लट्टू होता था वो आपका इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो ये जेड है, ठीक है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ये क्या बोलते हैं, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता था ऐसा, और इस ये वाले एक्सिस के अबाउट भी ओवरऑल रोटेट करता था। समझ में आ रही बात। तो समझ में आई ना, घूमते घूमते वो रोटेशन करता था, समझ में आ रही। सो इसको प्रिसेशन कहा जाता है फिजिक्स में। क्या कहा जाता है, प्रिसेशन, ठीक है, इसे प्रिसेशन कहा जाता है, ठीक है, PRECESSION, प्रिसेशन, ठीक है ना। सो इन दिस वे योर बॉडीज मोशन इज देयर, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट भी बॉडी रोटेट करती है और प्रिंसिपल एक्सिस बॉडी के साथ साथ भी रोटेट करती है, ठीक है ना। तो आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अबाउट जो आपका टॉप था वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट क्या था, सिमेट्रिक था ना। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, और साथों साथ वो सिमेट्रिक तो था ही, एक पॉइंट पे फिक्स्ड भी था नीचे की ओर, ठीक है ना। जो उसकी टिप थी लट्टू की नीचे की, जो उसकी नीचे का टोक था जो लट्टू का, वो क्या था, फिक्स्ड पॉइंट था। समझ में आ रही है बात। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। तो वही तो सिचुएशन है यहाँ पे, वही सिचुएशन है। तो नेचुरली प्रिसेशन वाला मोशन आना चाहिए कैलकुलेशन में, और प्रिसेशन वाला मोशन आना चाहिए कैलकुलेशन में। तो अब हमें बस दिखाना यह है कि बॉडी प्रिसेस करेगी, मैथमेटिकली दिखाना है हमें। कॉमन सेंस तो हमारा कह गया कि प्रिसेशन करेगी, लेकिन हमें मैथमेटिकली भी बताना है इसको, ठीक है ना। लेट जेड एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, मान लो जेड एक्सिस को एक प्रिंसिपल एक्सिस और द डायरेक्शन के कैप, ठीक है ना। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने बॉडी नहीं बनाई है, उसका मोशन दिखाया है बस, ठीक है ना। ये इस तरीके का मोशन, ठीक है, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है बॉडी की, ठीक है ना, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रही है बात मेरी। सो लेट जेड एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस और द डायरेक्शन के कैप इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी की ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है मान लो, ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी। तो आपकी बॉडी कुछ इस तरीके की है मान लो, ठीक है ना। लट्टू ही हो जरूरी तो नहीं रहता ना, तो ऐसी है, मतलब इस तरीके से लट्टू की तरह ये अनाप शनाप शेप की बॉडी आपकी मोशन कर रही है, ठीक है ना। तो जेड जो है प्रिंसिपल एक्सिस भी मान लिया और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी मान लिया। तो क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि I1 इक्वल टू I2 आएगा। नाउ व्हाट आर अवर I1 एंड I2, मैंने आपको बताया है पिछले क्लासेस में। I1 यानी कि IXX है, ठीक है ना। I2 यानी कि IYY है, ठीक है ना।
और I3 यानी कि IZZ होता है, लेकिन I3 इधर आएगा, यहाँ नहीं आएगा। आपको क्या बोला है, एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अब ये Z के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो क्लियरली Z के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो X और Y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सेम आना चाहिए, मतलब I1 और I2 सेम आने चाहिए, क्योंकि Z के अबाउट सिमेट्रिक है। समझ में आ रही बात मेरी? क्योंकि Z एक्सिस इन दो X और Y के बीच के जो प्लेन है, फासला है, उसको बराबरी में बांटता है Z एक्सिस। तो इसी एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक है आपकी बॉडी तो IXX और IYY इक्वल होने चाहिए। Z एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी सिमेट्रिक है तो IXX और IYY इक्वल होने चाहिए, इसलिए I1 इक्वल टू I2 आया है। समझ में आ रही है बात? सो दैट्स वाई I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है, और यूलर की इक्वेशन है, ठीक है, यूलर की इक्वेशन टॉर्क फ्री मोशन के लिए मैंने बताया था, फिर भी देख लो ये कहाँ से आए। ठीक है, ये ऐसे आए कि आपका जो टॉर्क है, ठीक है ना, टॉर्क फ्री मोशन हो रहा है ना भाई, टॉर्क फ्री रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो टॉर्क फ्री देखो ना, यहाँ लिखा है ना, टॉर्क फ्री मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है ना, तो ये टॉर्क फ्री मोशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ लग रहा है। ठीक है ना, और ये फोर्स जो है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क मेजर किया जा रहा है, इसी पॉइंट के अबाउट मेजर किया जाएगा ना टॉर्क, क्योंकि उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी, फिक्स्ड है वो वाला पॉइंट बॉडी का। तो इसी पॉइंट के अबाउट अगर फोर्स निकालोगे तो अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास कर गया तो टॉर्क तो जीरो हो गया, तो टॉर्क फ्री रोटेशन है। तो टॉर्क फ्री रोटेशन है तो टॉर्क का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू टॉर्क का वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू टॉर्क का जेड कंपोनेंट, ऑल विल बी इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही है बात? तो यूलर की इक्वेशन ये आ गए। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि ये NX होता था, ये NY होता था, ये NZ होता था, तो ऑल ऑफ दिस विल बिकम इवेंचुअली जीरो। ठीक है ना, और ये NZ का जो एक्सप्रेशन है, NZ के एक्सप्रेशन में वो वाली टर्म कहाँ गई भाई? यहाँ पे ये जो NZ का एक्सप्रेशन लिखा गया है, यहाँ पे इसके आगे भी तो एक टर्म हुआ करती थी ना, क्या थी वो टर्म? ये टर्म थी I2 माइनस I1 थी। ठीक है ना, I2 माइनस I1 ओमेगा एक्स ओमेगा वाई। ठीक है ना, I2 माइनस I1 ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, ये टर्म थी ना इसके साथ एडिशन में, लेकिन ये दोनों तो इक्वल है I1 और I2, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, तो इतना ही बचेगा। तो यूलर के इक्वेशन कुछ इस तरीके से आने वाले हैं आपके। ठीक है ना, नाउ ये जो थर्ड वाला जो तुम्हारा दिख रहा है इक्वेशन, यहाँ से तुम एक चीज देख सकते हो कि I3 ओमेगा जेड डॉट इट इज इक्वल टू जीरो। नाउ I3 कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि तुमको पता है कि अगर कोई बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ही किसी एक्सिस के अबाउट। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट और रॉड का ही, एक थिन रॉड, इस थिन रॉड का अगर इस डायरेक्शन में और पॉइंट का किसी भी डायरेक्शन में अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो जीरो आता है, लेकिन एक रिजिड बॉडी का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये चीज तो जीरो हो नहीं सकती, तो इसी को जीरो होना पड़ेगा, ओमेगा जेड को ही, क्योंकि अगर किसी दो चीज का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी जीरो, तो ओमेगा जेड डॉट को जीरो होना पड़ेगा। और ओमेगा जेड डॉट अगर जीरो हो गया तो ओमेगा जेड डॉट मतलब क्या होता है बताओ मुझे? ओमेगा जेड डॉट इक्वल टू जीरो आया है, पर ओमेगा जेड डॉट किसके इक्वल होता है? ओमेगा जेड डॉट आपका डी ओमेगा जेड बाई डी टी के बराबर होता है ना। तो यहाँ से अगर ये इक्वल टू जीरो है तो क्लियरली ओमेगा जेड किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो वही तो आया है ओमेगा जेड इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, तो अब ओमेगा जेड इक्वल टू कांस्टेंट यदि आया है तो उसको मान लो कोई कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए के बराबर। ठीक है, किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए के बराबर मान लो ओमेगा जेड कांस्टेंट आया है तो। ठीक है ना, मतलब जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू ए सपोज। इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 और 2 है, इनको I1 से डिवाइड करो। ठीक है ना, ये वाले इक्वेशन को I1 से डिवाइड करो और ये वाले इक्वेशन को I1 से डिवाइड करो। ठीक है ना, सो यू विल गेट इक्वेशन नंबर 5 एंड यू विल गेट इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना,
समझ में आ रही है बात मेरी? इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम आफ्टर डिवाइडिंग बाय I1, ठीक है ना। I1 से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन जाते हैं? ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। और इक्वेशन नंबर 2 कैसे बना भाई, बताओ? यहाँ पे ओमेगा जेड को एल पकड़ लो, ठीक है। और ये जो I1 से डिवाइड किया है ना, तो I1 से डिवाइड करोगे यहाँ बोथ द साइड सबके डिवाइडेड बाय I1 आएगा। या I1 से I2 कैंसिल हो गए क्योंकि I1 इक्वल टू I2 है, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जो इक्वेशन आते हैं वो किस तरीके के आएंगे, वो ये कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। ये इक्वेशन नंबर 5 के रूप में और ये इक्वेशन नंबर 4 के रूप में नजर आएंगे जब ये दोनों को आप I1 से डिवाइड करोगे बोथ द साइड, ठीक है ना। तो अगर आपने बोथ द साइड I1 से डिवाइड कर दिया तो उसके बाद में एक करना पड़ेगा तुम्हें चीज़ कि इक्वेशन नंबर 5 को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 5 को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ डबल डॉट आ जाएगा और यहाँ डॉट आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट चीज़ है तो ये तो बाहर आ जाएगी डेरिवेटिव के, तो ये आ जाएगा। और फिर ओमेगा एक्स डॉट का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओमेगा एक्स डॉट का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू माइनस दिस थिंग, ठीक है ना। तो ओमेगा एक्स डॉट का वैल्यू वहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे। समझ में आ रही बात मेरी? तो यहाँ डाल दिया ओमेगा एक्स डॉट का वैल्यू। समझ में आ रही ना बात? तो डालने के बाद में नाउ इक्वेशन नंबर 5 को टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेके इक्वेशन 4 से ओमेगा एक्स डॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन नंबर 6 ऑब्टेन हुआ, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। घर जाके आपको सारे स्टेप्स करके देखने हैं। यहाँ मैंने टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट स्टेप्स लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब इसी को बताना, ये तो पूरी चीज़ कांस्टेंट के बराबर है तो इसको के इक्वल मान लो, ठीक है ना। तो ये क्या आया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया, ओमेगा वाई डबल डॉट प्लस के स्क्वायर ओमेगा वाई इक्वल टू 0 के बराबर। दिस इज व्हाट, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी विल हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और ये जो है कोइंसिडेंटली यही इक्वेशन 7 जो है SHM का भी इक्वेशन है फिजिक्स में। फिजिक्स में जो आपका SHM होता है यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसका भी इक्वेशन यही होता है भाई, ठीक है ना। इक्वेशन यही होता है अगर, तो के क्या होता है यहाँ पे, के होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे के एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस इक्वेशन नंबर 7 का सोल्यूशन कैसे दोगे फिर? इक्वेशन 7 का सोल्यूशन कुछ इस तरीके से दे सकते हो कि ओमेगा वाई इक्वल टू ये लिख सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना है। वो मैथ्स ऑप्शनल वालों को ये यहाँ से ये स्टेप कैसी आई वो पता रखना पड़ता है। हम चूँकि फिजिक्स ऑप्शनल वाले हैं इसलिए हमें यहाँ से ये स्टेप पे जाने वाला प्रोसीजर नहीं भी पता हो तो भी चलेगा। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस रूप में दिया जाता है। हमें बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमें वो पता होना ज़रूरी नहीं है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। वो तुमने पढ़ा होगा ना बचपन में, बता देता हूँ मैं कैसे सॉल्व करते हैं। d2 ओमेगा वाई बाई dt प्लस के स्क्वायर ओमेगा वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर क्या करते हो, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओमेगा वाई, ठीक है ना, इक्वल टू 0। फिर यहाँ से डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 डाल के डी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आता है आपका माइनस के आयोटा प्लस के आयोटा, ठीक है ना। वो जो करते थे आप लोग, ठीक है ना, ग्रेजुएशन में किया होगा ये वाला मैथ्स, उसी से ये वाला सोल्यूशन आता है। ओमेगा वाई इक्वल टू बी कॉस के टी प्लस सी साइन के टी। तो ये अगर करके दिखाओगे यहाँ फिजिक्स के पेपर में तो मुझे आता है कैसे करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज आई एम ट्रिपल MSc दैट्स वाई। बट
यहाँ पे आपको नहीं करना है, ये आपको आता भी होगा तो भी नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि इसलिए मैंने भी नहीं किया है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, क्योंकि आपके मार्क कट जाएंगे और बहुत लेंदी आंसर बन जाएगा आपका अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। तो इसलिए ये चीज़ याद रखो कि इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आएगा d² ओमेगा वाई इक्वल टू 0, इस टाइप का जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो इसका जो सोल्यूशन है वो आपका ओमेगा वाई इक्वल टू बी कॉस के टी प्लस सी साइन के टी इससे दिया जाता है। समझ में आ रही है ना बात? सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 7 इज लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो होपफुली यू गॉट दिस। ठीक है ना? नाउ हम ऐसा टाइम t इक्वल टू 0 चुनेंगे, हम टाइम t इक्वल टू 0 को ऐसी स्थिति से मेजर करना चालू करेंगे, वी चूज द टाइम स्केल सो दैट, ठीक है ना, हम ऐसी कन्वीनियंट टाइम स्केल चुनेंगे, हम टाइम t इक्वल टू 0 को ऐसे जगह से चुनेंगे, ठीक है ना। देखो टाइम चुनने के दो मेथड है। टाइम चुनने का पहला मेथड यह है कि आप जब से मोशन शुरू हुआ है तब से टाइम t इक्वल टू 0 गिनो, ये पहला मेथड होता है टाइम गिनने का। और दूसरा मेथड होता है टाइम गिनने का कि आप किसी भी कन्वीनियंट टाइम से, जैसे जो आपका बॉडी जब गिरता है अर्थ के रोटेशन के इन्फ्लुएंस में, तो अगर आप t इक्वल टू 0 जब से बॉडी को ड्रॉप किया था वहां से t इक्वल टू 0 मानते हो तो सारा टाइम पॉजिटिव आता है। पर मान लो मैंने यहाँ से जब बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी तब से यहाँ से t इक्वल टू 0 माना बीच में से, तो मेरी मर्जी मान सकता हूँ मैं। तो इधर वाला टाइम क्या आएगा, जब ड्रॉप किया था t इक्वल टू निगेटिव आएगा, ठीक है ना। ड्रॉप करने वाला टाइम निगेटिव आएगा अगर मैंने आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद का टाइम t इक्वल टू 0 पकड़ा तो जब ड्रॉप किया था वो टाइम निगेटिव आएगा। फिर समझ में आ रही है ना बात? तो टाइम t इक्वल टू 0 कहाँ लेना है मुझे, ये मेरी मर्जी होती है। तो उसी तरीके से मैंने इसीलिए ही टाइम t इक्वल टू 0 को ऐसी जगह पे लिया है जहाँ पे ओमेगा वाई का वैल्यू 0 के बराबर आता था, ठीक है ना। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे जो b और c का वैल्यू है वो मुझे निकालना है। पर तो अगर मैं ओमेगा वाई इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0 लेता हूँ तो मोस्ट कन्वीनियंटली आई कैन फाइंड द कॉन्स्टेंट्स b एंड c, ठीक है ना। सो दैट्स वाई द अनडिटर्मिनेबल कॉन्स्टेंट्स c एंड b कैन बी डिटरमाइंड इजीली, ठीक है ना। अदरवाइज दे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। But if I take the time scale, such convenient time scale that at t equal to 0, omega y equal to 0 means omega y यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है जब टाइम t इक्वल टू 0 है, ऐसा अगर मैं लेता हूँ सो ऑब्वियसली आई विल पुट द वैल्यूज, और जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ओमेगा y का वैल्यू 0 डालेगा, ठीक है ना। 0 उसका वैल्यू डालूंगा तो c का वैल्यू किसके बराबर आएगा भाई बताओ? ये यहाँ पे 0 डाल दूंगा, यहाँ 0 डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, cos 0 1 cos sin 0 0, ठीक है ना। तो इट विल बी b इंटू 1 प्लस 0, ठीक है ना। सो b का भी वैल्यू 0 आ रहा है तो ओमेगा y का वैल्यू किसके बराबर आया, c साइन के टी के बराबर आया। समझ में आया ना बात आपको? सो द वैल्यू ऑफ ओमेगा y केम आउट टू बी c साइन के टी, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? सो c साइन के टी के बराबर आया ओमेगा y का वैल्यू, वेयर c इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हैं इसी मेथड से तो आप ओमेगा x निकाल सकते हैं। ओमेगा x विल कम आउट एज c cos के टी। किस मेथड से? सिमिलरली ओमेगा x इक्वल टू c cos के टी लिखा है, लेकिन किस मेथड से लिखा है ये भी सुन लो। आपने जो भी यहाँ पे स्टेप्स की ना, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आपने कैसे I1 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो आप यही स्टेप फॉलो करेंगे फिर से, और आप ये स्टेप फॉलो करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा वाई देखिए क्या करेंगे आप, मैं बताता हूँ, ठीक है ना। यू विल एक्चुअली ये जो आपने ओमेगा वाई डॉट के ओमेगा वाई डबल डॉट प्लस के स्क्वायर ओमेगा वाई इक्वल टू 0 निकाला ना, तो वैसा ही अगर आपको ओमेगा एक्स डबल डॉट के टर्म्स में अगर आपको इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना,
ओमेगा एक्स डबल डॉट वाला इक्वेशन चाहिए, जैसे ये निकाला है ओमेगा वाई डबल डॉट का। तो आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट किया ना और इक्वेशन 4 से सब्सटीट्यूट किया, तो उसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू टी, और ओमेगा वाई डॉट का वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, यानी उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर अगर जब आप सॉल्व करते जाएंगे, एग्जाम में करना है आपको, ये सिमिलरली करके नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना, एग्जाम में करना पड़ेगा ये स्टेप आपको, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ जो लिखा है ये ओमेगा एक्स इक्वल टू सी कॉस के टी सिमिलर फैशन में तब आएगा, समझ में आ रही है बात। तो सिमिलरली का मतलब होपफुली समझ गए होंगे, ठीक है ना। यानी कि ये जो इक्वेशन 4 एंड 5 आए थे ना आपके, यहाँ पे आपने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट किया और इक्वेशन 4 से वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो उसकी जगह पे उल्टा करोगे, इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करोगे और इक्वेशन 5 से वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, तो आपका ओमेगा वाई डबल डॉट में आया है तो ओमेगा एक्स डबल डॉट में इक्वेशन आएगा, समझ में आ रही है ना बात। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। तो वो सब आपको खुद करके देखना है, ठीक है ना। सिमिलरली करके लिख दिया है मैंने इसलिए, ठीक है ना। तो सिमिलरली ओमेगा एक्स इक्वल टू सी कॉस के टी के बराबर आएगा, ठीक है ना। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 10, ठीक है ना। दस द एंगुलर वेलोसिटीज, अब बताना मुझे एंगुलर वेलोसिटी 3 कंपोनेंट के रूप में लिखी जा सकती है, ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, ठीक है ना। तो लिख दिया मैंने ओमेगा एक्स का एक्सप्रेशन इसके बराबर है ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, ठीक है ना। तो ओमेगा एक्स का वैल्यू यहाँ से इसमें डालो, ठीक है ना, ओमेगा वाई का वैल्यू यहाँ से इसमें डालो, ठीक है ना, और ओमेगा जेड का वैल्यू यहाँ से नहीं, नॉट हियर फ्रॉम हियर, सॉरी, ठीक है ना। ओमेगा जेड का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट के बराबर था ना भाई, ओमेगा जेड तो आपने पहले ही ले लिया कांस्टेंट ए के बराबर यहाँ पे शुरू में, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज को यहाँ डालोगे तो पाओगे कि ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप इज इक्वल टू सी कॉस के टी प्लस सी साइन के टी प्लस ए के कैप, ठीक है ना, ये आएगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 11, ठीक है ना। नाउ यहाँ से गौर से देखने वाली बात यह है कि जो ओमेगा का वैल्यू आपका इसके बराबर आया है एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू, इसको अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो एंगुलर वेलोसिटी का, तो द मैग्नीट्यूड इज कमिंग आउट टू बी अ कांस्टेंट। हाउ इज द मैग्नीट्यूड कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट, ये जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी आपको यहाँ नजर आ रही है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट निकल के आ रहा है। देखो ना, करके देखोगे तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टी प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर के टी प्लस ए स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सी स्क्वायर को कॉमन करोगे, यहाँ से सी स्क्वायर को कॉमन किया तो साइन स्क्वायर के टी प्लस कॉस स्क्वायर के टी यानी कि 1 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ रही ना बात। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आया, ठीक है ना। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आया है स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहां से आपको एक बात पता चलती है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मैग्नीट्यूड यदि कांस्टेंट आपका निकल के आ रहा है, ठीक है ना, तो बताना मुझे ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मतलब ये वाली जो एक्सिस है, जिस मान लो यहाँ पे टॉप ही था आपका, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे टॉप था आपका, ठीक है, लट्टू था आपका, ठीक है ना। तो ये लट्टू का ये वाला एक्सिस ये है, ठीक है ना। तो ये एक्सिस का घूमने का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट निकल के आया है तो इसका मतलब क्या है, इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन लाइक अ टॉप, ठीक है ना, विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात मेरी। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वो मोशन करेगा टॉप की तरह, मतलब ऐसा भी रोटेट करेगा खुद के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा, समझ में आ रही है ना बात। सो बोथ टाइप ऑफ रोटेशंस इट विल शो, ठीक है ना। सो फ्रॉम हियर यू गॉट दिस दैट इट प्रीसिसेस अराउंड द एक्सिस के कैप, ठीक है ना। के कैप यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस आपकी, यानी कि जेड एक्सिस जो फिगर में दिखाई गई है, उसके अबाउट घूम रहा है किस फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है भाई। आपको पता है कि
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, आपका के क्या है, देखो आपका के का वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है ना। नाउ यहां से गौर से देखने वाली बात है यह है कि ये दिस इज ओमेगा जेड, ठीक है ना, दिस इज ओमेगा जेड, राइट। तो यू नो दिस वेरी वेल कि आपका ये कहाँ से आया देखने दो मुझे, एफ इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल टू ओमेगा होता है ना, ठीक है ना। तो 2 पाई एफ इक्वल टू यदि ओमेगा होता है, हाँ तो ये देखो ना, के इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। यहाँ पे आया ना, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये इक्वेशन है आपका, और के जो है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यदि, तो बताना मुझे कि के एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट करने वाला आपका जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है कैसे दी जाएगी, के बाय 2 पाई से दी जाएगी, क्योंकि 2 पाई एफ इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यदि होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है यहाँ से पता है हमें, ठीक है, यहाँ से पता है, तो यहाँ डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एफ का वैल्यू आ जाएगा आपका। समझ में आ रही बात मेरी। सो इन दिस वे यू गॉट द थिंग्स, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो अगर इक्वेशन ऑफ एसएचएम आता है आपका वाई एक्सिस के अबाउट, और आपका इक्वेशन ऑफ एसएचएम एक्स एक्सिस के अबाउट भी आता है, ठीक है ना, तो इन दैट केस इट इज वेरी क्लियर दैट योर प्रिसेशन विल बी एसएचएम अबाउट दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट एसएचएम हो रहा है, और वाई एक्सिस के अबाउट एसएचएम हो रहा है, ठीक है ना, जेड के अबाउट रोटेशन हो रहा है, समझ में आ रही, प्रिसिशन हो रहा है, नॉट रोटेशन, जेड के अबाउट प्रिसिशन हो रहा है, और एक्स और वाई के अबाउट एसएचएम हो रहा है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन बन रही है कुल मिला के आपकी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी यूपीएससी में देखे गए हैं, ठीक है ना। सो याद रखने हैं और करने हैं सॉल्व, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, और इसी के साथ में आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर ज्वाइन नहीं किया है तो, क्योंकि वहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स भेजता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें और लाइक कर दे अगर पसंद आया है तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।